गाइस, तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th का चैप्टर फर्स्ट, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इससे पहले तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और आराम से अपने घर में पढ़ रहे होंगे। तो खैर, आज हम शुरू करते हैं द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? तो देखो, कॉन्स्टिट्यूशन को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संविधान। काफी बार सुना भी होगा डिबेट्स वगैरह में, न्यूज चैनल्स में, भारतीय संविधान के बारे में कि आज ये ऐसा लॉ निकला है और इससे हमारे जो संविधान का ये रूल टूटा है या फिर ये टूटा है, या फिर अभी सेक्शन 375 का भी आया था, तो वो भी सब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो लिखा था जिसमें चेंजेस हुए थे, है ना? तो बेसिकली है क्या? तो मतलब इसको समझने के लिए चलो पहले फुटबॉल, ये मजेदार मजेदार सी पिक्चर है ना, ये देखो ये बच्चे देखिए, पहले तो ये टीम थोड़ा अपना शुरुआत में जो करते हैं ना, या देखो फुटबॉल के बारे में मुझे बेसिकली इतना नहीं पता, लेकिन मेरे को इतना पता है कि टीम्स ऐसे करती है जैसे इस पिक्चर में दिखाया है ना। तो तुम लोग भी खेलते होंगे फुटबॉल एंड ऑल दैट, तो ऐसे करते होंगे। और देखो इस दूसरी इमेज में बच्चे खेल रहे हैं। तो एक फुटबॉल एक गेम है, ठीक है। तो फुटबॉल खेलने के भी तो कुछ नियम होते हैं ना, मतलब कुछ रूल्स होते हैं जिससे हम फुटबॉल खेलेंगे। मतलब कि एक टीम में इतने प्लेयर होंगे, खेल से पहले ऐसा करेंगे और खेल के बाद ऐसा करेंगे, लूजिंग टीम ये करेगी, विनिंग टीम ये करेगी, मतलब ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। तो फुटबॉल में मान लो अब भैया मैं सारे रूल्स खत्म कर दिए, ठीक है। मैंने मतलब मेरा मन में आया कि मैं भी नहीं करूंगी, तो मतलब लोगों के जो मन में आएगा वो करेंगे, है ना। जैसे कि यहाँ देखो ये बेचारा रूल तोड़ रहा है, देखो चीटिंग कर रहे हैं ना, देखो हाथ इसने लंबे कर दिए और यहीं से बास्केट कर दिया, है ना। तो बेसिकली मैं क्या कह रही हूँ कि अगर हम मान लो अब फुटबॉल खेल रहे हैं ना, और अब ये रूल तोड़ दिया कि भाई फुटबॉल को खूब आप तुम हाथ में ले रहे हैं प्लेयर्स, तो ये फुटबॉल की जगह बास्केटबॉल नहीं बन जाएगा? मतलब कि अगर फुटबॉल का ये रूल होता है ना कि देखो कोई भी जो फुटबॉल है वो अपने हाथ में नहीं लेगा, हम सिर्फ पैरों से उसको पास कर सकते हैं। तो मान लो अब कोई हाथों में लेके भाई सब खेलने लग गया कि नहीं मैं तो हाथ में लेके खेलूंगा, तो भाई ये तो फिर फुटबॉल थोड़ी रहेगा, है ना। कि फुटबॉल थोड़ी रह जाएगा, ये तो फिर बास्केटबॉल टाइप बन जाएगा कुछ। तो हम लेकिन हमें तो फुटबॉल चाहिए। तो बेसिकली फुटबॉल को फुटबॉल क्या बनाता है, उसके रूल्स बनाते हैं। बास्केटबॉल के अपने अलग रूल्स हैं, फुटबॉल के अपने अलग रूल्स हैं। तो ऐसे में ऐसे ही मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है कुछ कुछ। मतलब कि एक कंट्री के जितने भी रूल्स होते हैं, रेगुलेशंस होते हैं, आइडियल्स होते हैं, जो कुछ भी होता है वो एक कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। तो जैसे एक गेम है, उसके रूल्स होते हैं, रूल्स को फॉलो नहीं करो तो गेम गेम थोड़ी रहेगा, वो तो कुछ और ही बन जाएगा। ऐसे ही एक कंट्री को प्रॉपरली गवर्न करने के लिए हमें कुछ रूल्स की जरूरत होती है, और वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे होते हैं, ठीक है। तो देखो, तो इन सारे गेम्स के कुछ ना कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, कुछ ना कुछ रूल्स हैं, राइट। तो देखो, हमारे जैसे कि इन गेम्स के कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स हैं, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी बहुत सारे रूल्स और प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स इन द सेंस मीन्स रूल्स लगा लो जो हमें फॉलो करने होते हैं, ठीक है। तो आवर कॉन्स्टिट्यूशन टेल्स हाउ द कंट्री विल बी गवर्न एंड बाय। तो जैसे गेम में बताते हैं ना कि एक कैप्टन होगा, ठीक है। एक कैप्टन होगा और फिर उसके प्लेयर्स होंगे, प्लेयर्स को कैप्टन की बात माननी पड़ेगी, राइट। तो अगर प्लेयर्स, और ऐसे ही अगर हम एम्पायर की बात करें तो एक एम्पायर होगा जो बताएगा कि गोल हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मतलब ऐसे कुछ रूल्स होते हैं, है ना। ऐसे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है ना, वो भी हमें यही सब बताते हैं कंट्री के बारे में कि भाई कंट्री को गवर्न कौन करेगा, गवर्नमेंट कैसे इलेक्ट होगी या कैसे आएगी, और गवर्नमेंट को चलाएगा कौन, उसका हेड कौन होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये होता है। और देखो, और ये है, देखो ये सुंदर सी जो किताब है ना, ये है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पहला पन्ना, प्रियम्बल। तो इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, ये सारी बात होती है। अब देखो ये क्या लिखा है, इट ऑल्सो टेल्स हाउ द पावर विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड। मतलब कि पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, तो मतलब कि देखो फुटबॉल के खेल में भी तो पावर्स होती है ना कुछ, की कैप्टन के पास ये पावर्स है, प्लेयर्स के पास ये पावर्स है, और एम्पायर के पास ये पावर्स है, राइट। तो ऐसे ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो भी पावर डिस्ट्रीब्यूट करता है कि देखो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर के पास इतनी पावर होगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास इतनी पावर होगी, पार्लियामेंट के पास इतनी पावर, और सुप्रीम कोर्ट के पास इतनी पावर है। तो पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगी, ये भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डिसाइड करता है।
जैसे कि एक फुटबॉल के गेम में हमारे वो फुटबॉल के रूल्स ही तो डिसाइड करते हैं ना कि एम्पायर को कितनी पावर है, प्लेयर्स को कितनी पावर है, कैप्टन को कितनी पावर है। वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन भी ये डिसाइड करता है कि कितनी पावर किसको डिस्ट्रीब्यूट करनी है और कैसे डिस्ट्रीब्यूट करनी है, राइट। अब देखो नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इट ऑल्सो मेंशंस फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स। अब यार जैसे फुटबॉल के गेम में ये थोड़ी है कि तुमने जब मन में आया, मतलब मान लो मेरे को गुस्सा आ गया था, वो फुटबॉल खेल रही हूँ और किसी बंदे ने मुझसे फुटबॉल मतलब छीन ली और मेरे को आया झाल और मैंने एक खींच के मारा उसके। तो अब ये कोई रूल थोड़ी है, ऑब्वियसली मेरे को इसके लिए पनिश किया जाएगा, एम्पायर मुझे वार्निंग देगा कि तुम ऐसे बिहेवियर नहीं कर सकते, राइट। ऐसा मतलब मेरी फुटबॉल खेल रही हूँ मैं अगर, तो मेरी मेरी कुछ ड्यूटीज है जो मुझे निभानी पड़ेंगी बीइंग अ गुड प्लेयर। एक गुड प्लेयर की निशानी क्या होती है कि वो हार जीत में सेम रहेगा, किसी को मारा पीट नहीं होगी, राइट। ऐसे हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसमें हमारी एक तो फंडामेंटल राइट्स, देखो फंडामेंटल राइट्स बेसिकली क्या है कि मैं किसी दूसरे प्लेयर को मार नहीं सकती, तो ये उस प्लेयर की राइट है। मतलब और ये हम मतलब हमारी एम्पायर की राइट है कि अगर कोई प्लेयर कुछ गलत कर रहा है तो वो उसको बताए। तो वैसे ही हमारे सिटीजन्स की, किसी कंट्री के सिटीजन्स की भी कुछ राइट्स होती हैं, है ना। और वो राइट्स उसको मिलती है ताकि वो उसके पास मतलब कुछ पावर्स आ जाती हैं कि हाँ वो ये कर सकता है और इसको ऐसा करने से कोई नहीं रोक सकता। अगर एम्पायर को कोई डिसीजन लेने से रोकता है तो ऑब्वियसली उसको गेम से निकाल देते हैं। ऐसे ही कोई भी किसी की फंडामेंटल राइट के साथ खिलवाड़ नहीं करता। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में हम आगे पढ़ेंगे। और क्या है, एंड ड्यूटीज ऑफ सिटीजन्स, वही कि गेम खेलते वक्त हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं, है ना। बीइंग अ प्लेयर हमारी कुछ ड्यूटीज होती हैं। अब हमसे कोई कहता नहीं है कि इनको फॉलो करो, लेकिन हमको पता है कि हमारी ड्यूटीज है और ये हमें निभानी है। अगर हम नहीं निभाएंगे तो ऑब्वियसली फिर हमें जनता भी गुस्सा करेगी, हमारे वो एम्पायर भी गुस्सा करेगा। तो ऑब्वियसली ऐसे ही ना हमारा जो, जैसे फुटबॉल के रूल्स में ये भी होता है कि प्लेयर्स को कैसे बिहेव करना है, राइट। और किस किस की क्या क्या पावर्स है, वैसे ही कि क्या क्या राइट्स हैं, वैसे ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बताता है कि लोगों के पास क्या क्या राइट्स होंगी और उनकी क्या क्या ड्यूटीज हैं उनके नेशन की तरफ। तो एक तरीके से जैसे गेम की रूल बुक होती है ना, वैसे ही जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये हमारी रूल बुक है। हम इंडिया के, मान लो इंडिया के सिटीजन्स हैं, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। तो इंडिया में क्या क्या रूल्स रेगुलेशंस है, क्या क्या हमारी फंडामेंटल राइट्स और ड्यूटीज हैं, ये सब इसमें लिखा है और ये सब हमें फॉलो करना होता है बीइंग गुड सिटीजन, राइट। अब क्या होता है, अब देखो इसमें मैंने एक डेफिनेशन लेके है कि अ रिटन डॉक्यूमेंट, ठीक है। व्हाट इज कॉन्स्टिट्यूशन? कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट इन विच वी फाइंड सच रूल्स इज कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब सच रूल्स, वैसे रूल्स जो हमने पिछली स्लाइड में पढ़े थे कि फंडामेंटल राइट्स, ड्यूटीज, कैसे एक सिटीजन को बिहेव करना चाहिए, कैसे हमारे पास कैसे कैसे रूल्स है, कैसी गवर्नमेंट है, कैसी गवर्नमेंट होगी, कैसे वो गवर्नमेंट इलेक्ट होगी, इलेक्शंस है कि कोई मोनार्की है, क्या है, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होता है। तो एक ऐसा रिटन डॉक्यूमेंट जिसमें ये सारे रूल्स हो, आइडियल्स हो, ये सब कुछ लिखा हो, उसे हम क्या कहते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। देखो जैसे कि ये पिक्चर है ना, कलम कलम रूल्स लिख रही है। तो हमने पहले तो रूल्स बनाए, फिर उनको कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा और फिर हमें क्या मिल गया? हमें मिल गया हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। सिंपल, कलम उठाओ, रूल्स लिखो और उस डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं हम? इसी टाइप के डॉक्यूमेंट को हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बस क्या होता है कि इस बुक में जो भी कुछ लिखा होगा वो लीगल होगा। मतलब कि तुम उसे तोड़ नहीं सकते, तुम उसे बदल नहीं सकते, तुम्हें उसे फॉलो करना पड़ेगा। ऑब्वियसली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लिखा है वो हमें हमें करना होता है। मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो हमारे पास राइट टू फ्रीडम है, अगर हमने किसी फ्रीडम के साथ किसी की और की राइट टू फ्रीडम के साथ खिलवाड़ किया तो हमें सजा मिलेगी। तो राइट, तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन एक लीगल डॉक्यूमेंट, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, एक कंट्री की पहचान मान लो कॉन्स्टिट्यूशन है कि भाई कंट्री कैसी है, ये हमें किससे पता चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आगे बात करते हैं, तो हमने पढ़ा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। हमने पढ़ा ना कि कॉन्स्टिट्यूशन एक रिटन डॉक्यूमेंट है ऐसा, इस पे हम रूल्स लिखते हैं जिनको सब फॉलो करते हैं और इसको हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो अब हम बात करते हैं आगे कि हमें आखिर यार कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए क्यों? भाई जरूरत क्या है इस कॉन्स्टिट्यूशन की? इतनी मोटी सी किताब लिखो, उसमें सारे रूल्स लिखो, रेगुलेशंस लिखो, मतलब क्यों जरूरत क्या है इसकी? तो देखो अब हम पढ़ते हैं कि इसकी जरूरत क्या है, मतलब हमें ये क्यों चाहिए, व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू हैव अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहली बात तो यार देखो, मतलब तुम एक फैक्ट समझो, तुम्हारी एनसीईआरटी की बुक में भी ये लाइन है कि हर कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन हो, ये जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं है कि हर कंट्री का एक कॉन्स्टिट्यूशन हो, लेकिन आजकल फिर भी कंट्रीज एक कॉन्स्टिट्यूशन रखती हैं।
वाई? क्योंकि वो इम्पोर्टेंट होता है। कॉन्स्टिट्यूशन हमें किसी भी, अगर मान लो हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, ठीक है, तो फिर तो जिसके जो मन में आता वो करता। अब एटलीस्ट हमारे पास एक डॉक्यूमेंट तो है कि हाँ भाई इसमें ये लिखा है और इसे कोई वॉयलेट नहीं कर सकता क्योंकि ये लीगल है। ये एक कंट्री की पहचान है। अगर हमें जो भी फंडामेंटल, मतलब तुम ये समझ लो कि तुम्हारे पास जो भी राइट्स है, ठीक है, जो भी राइट्स है, तुम्हारी जो भी ड्यूटीज है, वो सब तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है। और उनकी सेफ्टी भी कौन लेता है? कॉन्स्टिट्यूशन। तो तुम्हारी राइट्स को प्रोटेक्ट भी कॉन्स्टिट्यूशन करता है और उन्हें देता भी कॉन्स्टिट्यूशन है। दैट्स व्हाई कॉन्स्टिट्यूशन इज बहुत इंपॉर्टेंट। तो डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो होती है ना, उनमें ऑलमोस्ट, मतलब सब में कॉन्स्टिट्यूशन होता ही होता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि जहाँ पे जैसे मोनार्की है या फिर मतलब कुछ मोनार्की हो गई या डिक्टेटरशिप हो गई, तो वहाँ जरूरी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन हो। लेकिन एक डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उसकी नीड भी होती है। तो क्यों होती है, तो अब हम आगे पढ़ते हैं कि इसकी नीड क्या है। तो सबसे पहले हम नीड 1 के बारे में पढ़ते हैं। अब देखो यार, सबसे पहली बात तो हम कुछ रूल्स बनाते हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि हमारी कंट्री, अब तुम्हें पता ही है कि कंट्री में बहुत तरीके के लोग होते हैं, ठीक है। जैसे हमारा इंडिया ही ले लो यार, कितने तरीके के, मतलब कितने सारे लोग होते हैं और वो भी अलग अलग कम्युनिटीज के। कोई पंजाबी है, कोई राजस्थानी है, कोई सिख है, कोई मुसलमान है, कोई हिंदू है। और ऐसे मतलब वो भी चलो छोड़ो, बट फिर भी यार, मतलब जैसे तुम हो, तुम्हारी फैमिली है, ठीक है। अब मान लो यार रात में तुम्हारा कुछ खाने का मन करे मीठे का, ठीक है। तो तुम लोगों ने डिसाइड किया कि यार मीठा खाएंगे। तो अब देखो मम्मी का क्या पता मन कर रहा हो कि यार भाई आज तो रात का चलते यार मीठा नहीं होता। एक सेकंड यार, मीठे के नाम मुझे इतने हैं। अच्छा मान लो, चलो मम्मी को तो गुलाब जामुन खाना है, ठीक है। तुम्हें आइसक्रीम खानी है, ठीक है। और मतलब तुम्हारा कोई भाई बहन है, उसे कुछ और खाना है, पापा को कुछ और खाना है। तो भाई एक घर में कितनी डिश सिमिलैरिटी है। तो तुम बहुत सोचोगे समझोगे और एंड में किसी ऐसी चीज पे आएगी, जो किसी ऐसी मिठाई पे आओगे जो सबको खाना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रसगुल्ला है, तो रसगुल्ला तुम सबको पसंद है, तो तुम रसगुल्ला ले आओगे और भाई मैटर सॉल्व। तो ऐसे ही ना, एक कंट्री में बहुत तरह तरीके के लोग होते हैं। सबका अपना अपना माइंडसेट होता है, सबकी अपनी अपनी, मतलब फॉर एग्जांपल कोई एक सिचुएशन में सबकी अपनी अलग अलग राय होती है, अपने अपने ओपिनियंस होते हैं। तो ऐसे में यार डिसीजन लेना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, किस किस की सुने। हर कोई अपना अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिकली क्या काम होता है कि वो कुछ ऐसे रूल्स, कुछ ऐसे आइडियल्स दे जो सब फॉलो कर सके। देखो मैं तुम्हें एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि देखो, अब तुम्हें तो पता ही है कि हमारे इंडिया में वेपन्स रखना, कैरी करना विदाउट एनी लाइसेंस इस, मतलब परमिट नहीं किया जाता। नॉर्मल लोग तो रख भी नहीं सकते, जिनको अलाउड है वो बेसिकली आर्मी वगैरह के, पुलिस वगैरह के होते हैं, उनके पास वेपन्स होते हैं। पर नॉर्मल लोगों को बिना लाइसेंस वगैरह के वेपन्स रखना अलाउड नहीं है, फॉर सेफ्टी पर्पसेस। लेकिन तुम्हें पता है जो हमारे सिख लोग होते हैं ना, सिख भाई बंधु होते हैं, इनको क्या होता है, देखो अब जैसे ये बच्चा कह रहा है कि वी शुड नॉट कैरी वेपन्स विद अस, हमें हथियार अपने साथ नहीं रखने चाहिए। भाई गलत क्या बात है, सही कह रहा है, भाई सेफ्टी की बात है। लेकिन यार अब तुम इसकी देखो, अब ये बेचारा हमारा एक सिख भाई है, ठीक है। तो इनके, मतलब सिख धर्म में क्या होता है कि तरबान, मतलब तरबान बेसिकली एक छोटा सा चक्कू टाइप होता है। मतलब चक्कू तो नहीं, डैगर, डैगर कहते हैं, डैगर कहते हैं इसे इंग्लिश में। तो मतलब एक छोटा सा, मतलब बिल्कुल नाइफ होता है, ठीक है। और वो एक, मतलब उसका वो जिस तलवार की म्यान होती है ना, वैसे उस डैगर की एक म्यान होती है, उसमें वो रखते हैं, मतलब एक सिंबल की तरह वो कैरी करते हैं उसको, तरबान को। तो यार अब एक बात बताओ, चलो हम तो वेपन्स नहीं रखेंगे, बट यार इन लोगों की तो रिलीजियस फीलिंग्स के हिसाब से ये लोग रखते हैं, इनकी रिलीजन में है कि हम, मतलब हमें एक तरबान कैरी करना है, कह रहे हैं ना कि बट एज पर आर रिलीजन वी हैव टू कैरी अ तरबान, ठीक है। तो अब हम क्या करें यार, अब तो दिक्कत हो गई। एक लोग, मतलब हम तो कह रहे हैं कि वेपन्स नहीं रखना, लेकिन यार दूसरे का भी तो रिलीजन है, उनका भी तो कुछ मान्यता है। मतलब वो ये नहीं है कि तरबान किसी को कुछ मार धाड़ के लिए यूज करना है, नहीं, जस्ट फॉर अ सिंबल दे कीप इट, क्योंकि ये उनका एक रिलीजियस बिलीफ है। तो यार अब हम उनकी सेंटिमेंट्स को हर्ट तो नहीं कर सकते ना। तो इसलिए ऐसे में अब आता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, वो क्या करता है, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है। अब देखो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ये साफ साफ मेंशन्ड है कि कोई भी हथियार नहीं रख सकता विदाउट लाइसेंस। लेकिन जो सिख कम्युनिटी है, जो सिख लोग हैं, उनको अलाउड है कि वो एक तरबान कैरी कर सकते हैं एज अ सिंबल। उसे यूज नहीं करेंगे, लेकिन हाँ वो उसे एज अ सिंबल यूज करेंगे क्योंकि वो उनके रिलीजन में है। तो ऐसे अब उनका भी काम हो गया, हमारा भी काम हो गया, उनकी सेंटिमेंट्स भी हर्ट नहीं हुई और सबका काम हो गया। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है कि हम कुछ ऐसे आइडियल्स और ऐसे रूल्स लाए जो
एक कंट्री में हर कोई फॉलो कर सके, किसी को भी उस रूल से प्रॉब्लम ना हो, और भाई सबका भला हो, तुम्हारा भी भला हो, मेरा भी भला हो, सबका भला हो। तो दैट्स इम्पोर्टेंट। अब देखो, अब अगली नीड देखते हैं कि नेक्स्ट नीड क्या है। देखो, अब सबसे पहले यार एक स्टोरी से सुन लेते हैं। वैसे तो ये नेपाल इशू के बारे में, बट नेपाल इशू के बारे में बाद में आते हैं। देखो, मान लो कि कोई देश है, ठीक है, कोई बहुत बड़ा देश है, और भाई साहब वहां का राजा बहुत गंदा है, बहुत गंदा। और अब देखो ये क्या कह रहा है, बर्न देम ऑल, मतलब उन सबको जला दो, मतलब भाई साहब तुम्हारी जो बात नहीं माने उन सबको जला दो। तो इस राजा ने क्या कहा, कुछ लोग आए बेचारे, उनको कुछ प्रॉब्लम थी, राजा को अच्छा नहीं लगा, तो उसने कहा भाई इन सबको जला दो, मुझे इनकी बात अच्छी नहीं लगी। तो यहाँ पे क्या है बेसिकली, यहाँ पे है मोनार्की, मतलब एक मोनार्क ऐसा होगा, एक किंग या क्वीन ऐसी होगी, मतलब एक मोनार्क होगा, एक हेड होगा, जिसके हिसाब से चीजें चलेंगी। ठीक है, वो चाहे जो मन में आए करे, उसको कोई कुछ कह नहीं सकता। अब उसको कोई बात पसंद नहीं आई तो उसने सर कटवा दिया, किसी का गला कटवा दिया, किसी को कुछ कर दिया। अब लोग बेचारे बेचारे प्रोटेस्ट भी नहीं कर सकते। मतलब अब मान लो कोई भूखा है, किसी ने 10-5 दिन से रोटियां नहीं खाई, खाना नहीं खाया, तो अब वो मोनार्क के पास आएगा कि यार मेरे को तो कुछ एम्प्लॉयमेंट दे दीजिए आप, हमारे घर में खाना नहीं है। और मोनार्क को बात अच्छी नहीं लगी, तो भाई वो तो उसे मार ही देगा। हद हो गई। मतलब यार, एक तो वो बेचारा इंसान तुमसे मदद लेने आए क्योंकि तुम हेड हो। मोनार्क किसी भी, मतलब अगर किसी जगह पे मोनार्की है तो मोनार्क वहां का हेड होगा, वो जो मन में आए वो करे। अब मोनार्क मान लो बुरा निकले तो वहां के लोगों का तो हाल बेहाल, मतलब वो तो बेचारे कुछ कर ही नहीं सकते। तो अब जैसे हमारे भी हुआ था कि हम पर ब्रिटिशर्स राज करे थे, तो उनका जो मन में आता करते थे। उसके बाद क्या हुआ, मान लो अब उस कंट्री में भी यही हाल था। तो जैसे हमारे इंडिया में हुआ ना कि हमने फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा और आखिर में हमें फ्रीडम मिल गई, ऐसे ही क्या किया इन लोगों ने भी लड़ाई छेड़ दी कि भाई ये तो अनफेयर है, आप जो कह रहे हो ना उन सबको जला दो, ऐसे कैसे जला दो, तुम्हें किसने कहा कि तुम किसी की जान ले सकते हो क्योंकि तुम्हें उसकी बात अच्छी नहीं लगी। तो भाई इन लोगों ने तो झंडा उठा लिया कि भाई अनफेयर है और हम इसके खिलाफ हैं। तो बहुत साल ये लोग लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, और आखिरकार इन्हें इंडिपेंडेंस मिल गई। ये तो अब इन्हें इंडिपेंडेंस मिल गई, इन्हें मोनार्क से छुटकारा मिल गया। तो अब भैया मोनार्क जी बाय बाय। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अब अनफेयर मीन्स खत्म, मोनार्की खत्म, और अब ये लोग फ्री हैं। नाउ दे आर अ डेमोक्रेसी। तो नेपाल में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। क्या हुआ था कि 1990 से पहले, मतलब 19 मतलब देखो 1990 एक साल है, इम्पोर्टेंट ईयर है कि, तो वैसे कि 1990 में, एक सेकेंड, 1990 एक बहुत ही मतलब इम्पोर्टेंट ईयर है। एक्चुअली हुआ क्या था कि उस मतलब बहुत सालों से नेपाल हमारा जो नेबरिंग कंट्री है ना, मतलब जैसे मान लो ये जम्मू कश्मीर है, देखो मेरी ड्राइंग पे मत जाना, ये जम्मू कश्मीर है, तो यहाँ पे जो है ना उत्तराखंड के साइड में, ठीक है, मतलब उत्तराखंड से भी नीचे थोड़ा और चले जाओ, मतलब उत्तर प्रदेश टाइप, मतलब बिल्कुल इधर जो एरिया है ना, एक जगह तो नेपाल है, एक भूटान है, तो इनमें से जहाँ जो दो कंट्रीज है ना, मतलब नेपाल इधर है, ठीक है, ये नेपाल है हमारा, ठीक है। तो अब ये जो नेपाल है ये हमारा इंडिया का नेबर है, ठीक है, तो ये इंडिया का नेबर है। तो अब यहाँ पे क्या होता था कि पहले यहाँ पे एक मोनार्की थी, मतलब एक मोनार्क होता था, एक किंग, एक मतलब एक मोनार्क होता था जो इनको रूल करता था, ठीक है। तो अब इन लोगों को यार ऑब्वियसली उनको पसंद नहीं आया कि देखो हमारे साथ यार अनफेयर मीन्स, ऑब्वियसली उन मोनार्क्स ने भी कुछ अनफेयर मीन्स लिए होंगे, तो उनको अच्छा नहीं लगा। तो इन लोगों ने क्या किया, प्रोटेस्ट किया, उस मोनार्क के अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया, और ये बहुत सालों तक लड़ते रहे, लड़ते रहे, लड़ते रहे, और आखिरकार जाके, मतलब पूरी खून पसीने की मेहनत के बाद जाके 2008 में इन लोगों को क्या हुआ, मोनार्की से आज़ादी मिल गई, मतलब मोनार्की बाय बाय। और इन्होंने क्या किया, डेमोक्रेसी, हम अपने देश में डेमोक्रेसी को लागू कर दिया, ठीक है। तो अब बेसिकली मैंने स्टोरी से क्या समझाना चाह रही हूँ तुम्हें कि देखो, सबसे पहले वहां पर मोनार्की थी, तो मोनार्की में भी उनका एक कॉन्स्टिट्यूशन तो था, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की थी उनके, लेकिन मोनार्क को बहुत ज्यादा पावर्स थी, वो अत्याचार करता होगा, तो लोगों ने ऑब्वियसली उसका विरोध किया, राइट। तो अब उसका विरोध किया, उसके बाद फिर बहुत सारी लड़ाई लड़ी, फिर आखिरकार 2008 में जाके उनको मिली आज़ादी। आज़ादी मिलने के बाद अब भाई
देखो जो पुराना वाला कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें जो टाइप ऑफ गवर्नमेंट थी वो तो मोनार्की थी, तो ऑब्वियसली सारे रूल्स, सारे आइडियल्स, सारी रेगुलेशन, जितनी भी सारी चीज़ थी वो ऑब्वियसली मोनार्की के हिसाब से होंगी। लेकिन अब तो यार वहाँ पे डेमोक्रेसी आ गई ना, तो डेमोक्रेसी आने के बाद तुम वो मोनार्की वाला कॉन्स्टिट्यूशन तो यूज़ नहीं कर सकते। तो ऐसे में क्या हुआ, फिर इन लोगों ने अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन लिखना शुरू किया जो डेमोक्रेसी पे बेस्ड था। ठीक है, मतलब और हाँ यार, इस डायग्राम को थोड़ा इग्नोर करो, हम कभी मैप करेंगे ना तो मैं तुम्हें मैप पे नेपाल दिखाऊंगी, क्योंकि अभी इस पर मैंने प्रॉपर बाउंड्रीज वगैरह नहीं बनाई है, तो इस पर ध्यान मत देना, मैंने थोड़ा गलत सलत, क्योंकि इसमें बाउंड्रीज समझ में नहीं आ रही। तो खैर इसको छोड़ आगे बढ़ते हैं। तो देखो बेसिकली हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, किसी भी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन उस कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम का नेचर बताता है। मतलब कि वहाँ पे किस टाइप की गवर्नमेंट है, मोनार्की है कि डेमोक्रेसी है कि क्या है, पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कि हम वहाँ पे सिटीजन्स को इलेक्शंस करना अलाउड है कि नहीं, वो इलेक्ट कर सकते हैं या नहीं, या फिर कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जो खुद चूज कर लेंगे कि लीडर कौन बनेगा। जैसे कि चाइना में कम्युनिस्ट पार्टी है एक, जो चूज करती है कि प्रेसिडेंट कौन बनेगा, और वो कुछ भी कर सकते हैं, लोगों को अधिकार नहीं है कि वो अपने लीडर्स को चूज करें। जैसे इंडिया में हमें अधिकार है कि हम अपने रिप्रेजेंटेटिव चूज कर सकते हैं, हर कंट्री में ऐसा नहीं होता। तो नेपाल में पहले मोनार्की थी, अब भैया उसको तो हमने बाय बाय कर दिया, और उन्होंने क्या किया, एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट चूज करी। ये देखो एक पार्लियामेंट है ना, संसद, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिलके लॉस बनाते हैं। अब यहाँ पे तो पहले सिर्फ ये किंग ही सब कुछ कर रहे थे, लेकिन अब जैसे हमने पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ली तो बाकी इतने सारे लोग मिलके लॉस बना रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये है डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डेमोक्रेसी है ये। यहाँ पे लोगों ने रिप्रेजेंटेटिव्स को यहाँ पे भेजा है, यहाँ अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुन के इन लोगों को यहाँ पे भेजा है ताकि वो उनके लिए लॉस फॉर्मुलेट कर सके। तो ये तो एक अलग सिस्टम है ना, तो ऑब्वियसली इस अलग सिस्टम के लिए एक नए कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी जिसके आइडियल्स मोनार्की से अलग हो और डेमोक्रेसी के हिसाब से हो। तो उन्होंने अपना एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, और आज भी उनका कॉन्स्टिट्यूशन लिखे जा रहा है, क्योंकि यार 2008 में तो आज़ादी मिली थी ना, तो अभी भी वो मतलब 2012 तक आई थिंक उनका कंप्लीट हो गया, तो वो अब भी उसमें चेंजेस होते रहे, राइट। जैसे हमारे इंडिया में हुआ था ना, जब नया नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो बाद में बहुत सारी अमेंडमेंट्स हुई थी, मतलब अमेंडमेंट्स मतलब चेंजेस। तो मतलब दूसरी नीड क्या है कि वो किसी भी कंट्री का पॉलिटिकल सिस्टम डिफाइन करता है, और जैसे अगर कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम में कोई चेंज आएगा तो कॉन्स्टिट्यूशन भी अपने आप बदल जाएगा, सारे रूल्स, सारी रेगुलेशंस भी अपने आप बदल जाएंगी। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, ठीक है, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो नेक्स्ट स्लाइड तो क्या, अभी तो हमने बस मतलब आज यही नीच पढ़ी है कि किसी कंट्री को आखिर में कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए होता है, आखिर उसकी नीड क्या है। ठीक है, तो अब अगले लेक्चर में हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में और पढ़ेंगे, बेसिकली उसके फीचर्स के बारे में पढ़ेंगे, हमारे इंडियंस की फंडामेंटल राइट्स के बारे में, और इन सब के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए तो थैंक यू सो मच, एंड आई होप तुम्हें आज का ये वीडियो लेक्चर समझ में आ गया हो, एंड अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच।